चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हिंदी में बोले तो ये पार्ट हमारे पास होगा परमाणु की संरचना। बेटा काफी पहले टाइम से ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पता लगाया था कि पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। और पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है, मीन्स एटम इज इनडिविजिबल। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई तो जो परमाणु है, एटम इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब बाह्य नाभिकीय भाग। और जो दूसरा पार्ट इसका हो गया वो हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, मतलब नाभिक। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बाह्य नाभिक के भाग में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाभिकीय भाग के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, तो इन दोनों ही पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके डिस्कवरी किसने की थी, इनकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला पार्ट हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। अब कब की थी? 1897 में, इन 1897। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर टाइप ऑफ चार्ज, मतलब किस प्रकार का आवेश होता है, आवेश की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की प्रकृति होती है नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की मात्रा। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास? मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम। जो दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल इसके अंदर आता है वो आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1901। इसके ऊपर आवेश की प्रकृति ये होती है पॉजिटिव, मतलब जो प्रोटॉन है वो धनात्मक होता है और आवेश की मात्रा धनात्मक 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब ये जो मैंने C लिखा है, C, ठीक है, ये हमारे पास प्रतीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होती है? आवेश की जो मात्रक है, आवेश का मात्रक, दिस इज कूलम। कूलम आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? लगभग 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम।
तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल वो आता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से दिखाते, प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन को n से। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1932 के अंदर। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, मतलब आप कह सकते हो ये क्या होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, आवेश की मात्रा कुछ भी नहीं होती और द्रव्यमान लगभग 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम, 10 पावर -27 किलोग्राम। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये लगभग बराबर होता है। डिस्कवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने 4th पॉइंट और लिखा है, क्योंकि डिस्कवरी हुई थी वो न्यूक्लियस की भी हुई थी। न्यूक्लियस मतलब नाभिक की भी खोज की गई थी। अब नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज इसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग जो किया था उससे नाभिक की खोज की गई थी। तो एटम के बारे में जितना शुरू में थोड़ा सा पता है कि जो परमाणु है उसका एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जो नाभिक है न्यूक्लियस है उसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इनके बारे में एक टेबल यहाँ पे इसके अंदर बना दी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द E. गोल्डस्टीन in 1901 एंड जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब सबसे पहली बात अब हम ये करते कि क्या इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, क्या वो बिल्कुल सीधे सीधे हो गई थी या इससे पहले भी और कोई प्रयोग यहाँ पे इसके अंदर हुआ था। अब बेटा सीधा इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे इसके अंदर नहीं की गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज सीधे नहीं हुई थी, प्रोटॉन की खोज भी बिल्कुल सीधे सीधे नहीं की गई थी। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या प्रयोग किया था? तो इस बात के लिए सबसे पहले किस चीज की खोज हुई थी? कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज इसकी डिस्कवरी हुई थी और कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। अब कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से की गई थी, इस बात के लिए एक हार्ड ग्लास ट्यूब यहाँ पे इसके अंदर ले ले, कठोर कांच के यहाँ पे इसके अंदर एक ट्यूब ली गई, नीचे यहाँ पे इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप जिससे वैक्यूम क्रिएट किया जा सके और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को फिट किया गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गए, इनको विद्युत धारा के किसी स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया गया। जो विद्युत धारा इसके अंदर बहती है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बैटरी के ऋण टर्मिनल के साथ कनेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है, कैथोड के ऊपर ऋण आवेश होता है, हिंदी में भी यही बोलेंगे, इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। अब जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया कहां से लिया गया था? बेसिक आइडिया बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट जिसके बारे में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो तड़ित होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो बादलों के अंदर जब बिजली कड़कती है, चमकती है, किस तरीके से होती है, हमने 7th में पढ़ा।
जब दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड पास में आते हैं तब एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वायु का जो प्रतिरोध है, वायु जो विद्युत का चालन नहीं करती, वो ब्रेक या इसके अंदर हो जाएंगी। लेकिन ये जितना भी था बिल्कुल सिंपल नहीं था। शुरू में साइंटिस्ट ने लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया और उसके साथ में 110 वोल्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया? रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। वायु में से विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट ब्रेक द इंसुलेशन ऑफ द एयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाया, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, उसके बाद 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, उसके बाद 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया। धीरे धीरे वायु दाब को बढ़ाया। ठीक है, और जो विद्युत धारा है इसको भी यहाँ इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ाया। जो रेंज यहाँ इसके अंदर ली 110 से हम यहाँ इसके अंदर रेंज लेते चले गए 11000 वोल्ट तक। लेकिन क्या रिजल्ट यहाँ इसके अंदर कुछ भी आया? रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर जितने एक्सपेरिमेंट किए धीरे धीरे बढ़ाकर वोल्टेज हमने यहाँ इसके अंदर बढ़ा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर भी किया लेकिन रिजल्ट फिर भी बिल्कुल भी नहीं आया। अब अगर प्रेशर बढ़ाने से रिजल्ट नहीं आने लग रहा, अगर प्रेशर बढ़ाने लग रहे हैं, अगर अब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? प्रेशर को धीरे धीरे घटाया। 1/10 एक मतलब 10 गुना कम कर दिया। 1/100 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना भी कर दिया। अब इससे रिजल्ट नहीं आने लग रहा। धीरे धीरे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना ये कम यहाँ इसके अंदर चले गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट किस टाइम यहाँ इसके अंदर आया? जब विद्युत मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कर दिया 1/1000 गुना। ठीक है, मतलब 1000 टाइम्स लगभग वैक्यूम सा क्रिएट यहाँ पे इसके अंदर हो गया, और इसके अंदर से 11000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है, जब इतना यहाँ पे इसके अंदर पास किया गया तब यहाँ पे एयर की इंसुलेशन ब्रेक होगी। अब क्या देखा कि जो कैथोड से कुछ यहाँ पे इसके अंदर रेज, कैथोड से कुछ रेज यहाँ पे इसके अंदर निकली और वो किस ओर गई? ये सारी की सारी गई एनोड की ओर। अब ये जितनी भी रेज है ये कहां से निकली थी? जो रेज है ये किरणें कहां से निकली? कैथोड से निकली। अब इन किरणों को क्या कहा गया? इन किरणों को कैथोड किरणें। ठीक है, इन्हें यहाँ पे नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से यहाँ पे इसके अंदर निकली थी। अब जब नेगेटिव टर्मिनल से निकली है, ऋण टर्मिनल से निकली और ये आगे की ओर आई, अब नेचर का लॉ है कि अपोजिट चार्ज दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वे क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। विपरीत आवेश मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, धन और ऋण टर्मिनल एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो रेस थी ये नेगेटिव टर्मिनल से निकली और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लग रही है, तो ये इसके अंदर क्लियर हो गया कि जो कैथोड रेस है, कैथोड किरणें हैं, इनके ऊपर ऋण आवेश है। दीज आर नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इसके लिए ऑयल-डोप मेथड दैट वाज डन बाय द मिलिकन, उससे इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर किया गया। ठीक है, कि जो कैथोड किरणें किसी से मिलकर बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से। अब कैथोड किरणों के ऊपर अदर साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो जो कैथोड किरणें हैं ये किसी से मिलकर बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट वाज फाउंड टू बी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया गया, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम प्रोटॉन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन परमाणु से कंपेयर करें, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये लगभग 1/1840 गुना था, गुना किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट इज अप्रोक्स इक्वल टू 1/840 द मास ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके लिए बता देते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो केवल हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसको फिर बाद में क्या किया, थोड़ा सा रेक्टिफाई करके हाइड्रोजन परमाणु के बजाय किसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास आ गया, तो ये हाइड्रोजन आयन का द्रव्यमान। अब या तो हम हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे या फिर इसके अंदर लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रोटॉन की खोज तो बाद में हुई थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसमें हुई थी, काफी बाद में हुई थी। इस कारण जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट वाज फाउंड टू बी 1/1840 एज दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश हो गया -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अभी मैंने पहले बताया था कि जो कूलाम है ये किस चीज की यूनिट है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, ये आवेश का मात्रक है। तो इस तरीके से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उसके बाद में की गई। अब बुक के अंदर जो दूसरे इसके अंदर रेज के बारे में बता रखा है। अब वो रेज, ये किरणें कौन सी हैं, वे हैं कैनाल किरणें, ठीक है। कैनाल किरणों की खोज 1886 में 1886 में की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनाल रेज। कैनाल रेज या हमारे पास आ गया ये कैनाल किरणें। कैनाल रेज इसको बोला जाता है एनोड रेज। इस बात के लिए एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया, लगभग अब हमारे पास बात तो वैसी थी। एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि हार्ड ग्लास की, कठोर कांच की बनी हुई थी। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वैक्यूम पंप यहाँ पे इसके अंदर लगा दिया। अब इधर हमने अगर एनोड ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल क्या चीज ले रखी है, ये हमारे पास हो गया परफोरेटेड कैथोड, मतलब छिद्रित, जिसके अंदर छेद बने हुए थे, ठीक है। और इधर यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्रीन और लगा दी, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज लगा दी, एक स्क्रीन लगा रखी है, एक पर्दा लगा रखा है, विच वॉज मेड अप ऑफ द जिंक सल्फाइड। अब इसके ऊपर अगर कोई आवेशित परमाणु जाके टकराता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है, इसके ऊपर टकराएगा, तो वहां पर सेंटिलेशन मतलब चमक बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर चमक बढ़ेगी। पहले जो कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, उसके अंदर कैथोड ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता था। तो जब चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज आयन उसके साथ जाके टकराता था तो चमक बनती थी, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती थी। अब ये माना गया कि अगर जब एयर के अंदर एयर आयनाइज होती है, वायु के ऊपर अगर आवेश आता है,
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव धनात्मक कण भी बनेंगे, अगर नेगेटिव कण बनने लग रहे तो पॉजिटिव ही बनेंगे। मतलब अगर धन आयन बढ़ने लग रहा है तो ऋण आयन, ये दोनों ही बढ़ने चाहिए। अब एक काम करते बेटा, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट वही हमारे पास बिल्कुल सिंपल वही था। जैसे इस चीज को ऑन किया तो रिजल्ट तो इसमें भी आया लगभग वही 1/1000 1/1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अप्रोक्स 11,000 वोल्टेज का करंट यहाँ इसके अंदर दिया था। अब कैथोड से तो जो किरणें हैं, ठीक है, जो रेस है वो कैथोड से तो बनी, लेकिन कैथोड को हमने क्या किया, कमजोर कर दिया, परफोरेटेड ले लिया। अब इस बात को देखा गया कि जब कैथोड से किरणें ये फेंट होगी, मतलब इतनी ज्यादा दिखाई यहाँ पे इसके अंदर नहीं दे रही थी। जैसे कैथोड किरणें कम हुई तब बीच में जो एयर आयनाइज हुई, क्योंकि जो आयन बढ़ने लग रहे हैं एयर के आयनाइज होने के कारण बढ़ने लग रहे हैं, एक्चुअली कैथोड से नहीं, ये एयर का इंसुलेशन यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक हुआ, तो जो किरणें हमारे पास दिखाई दी एयर आयनाइज होने के कारण वो एनोड से निकली। अब इसके बीच में हमने छिद्रित भाग ले रखा, परफोरेटेड कैथोड यहाँ पे इसके अंदर ले रखा है। अब ये किरणें इससे होती हुई किस पर आई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर आई और यहाँ पर ये टकरा गई, ठीक है, जिसके कारण चमक बनी। तो इस तरीके से कैनाल रेस की खोज यहाँ पे इसके अंदर की गई। तो कैनाल रेस दीज आर डिस्कवर्ड इन द 1886। कैनाल किरणें जिसके ऊपर कौन सा आवेश आया, इसके ऊपर आवेश आया पॉजिटिव, इसके ऊपर धन आवेश। मतलब इनको पाया गया कि भाई ये किस चीज की बनी हुई है, ये माना गया कि प्रोटॉन की बनी हुई है। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल सर्टेन नहीं था, क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कवरी थी वो एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर ही थी। लेकिन कैनाल किरणों के बारे में बता दिया, कैथोड रेस के बारे में बता दिया। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, परमाणु के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन की खोज, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट वाज डन बाय द जे थॉमसन। और जैसे उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उसने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम यहाँ पे इसके अंदर दिया। जे थॉमसन ने क्या दिया, उसने प्रोवाइड किया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मतलब जिसे हम बोलेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार जो परमाणु था वो एक, इसके अनुसार जो परमाणु है, परमाणु इट वाज, जो एटम है इट वाज कंसिडर्ड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मतलब एक जो पूरा का परमाणु था धन आवेशित गोला, पूरा परमाणु क्या था, एक धन आवेशित गोला, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं, लाइक वी सी द सीड्स इनसाइड द वाटरमेलन, और वी सी द ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं क्रिसमस बर्डिंग केक के अंदर, कोई जिसके अंदर केक बनाते हैं, केक के अंदर या जब हम ड्राई फ्रूट डाल देते तो बिल्कुल ऊपर नहीं, हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो पूरे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर धसे हुए थे। हम यहाँ पे टर्म यहाँ पे इसके अंदर लिखे, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर धसे हुए, अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली परमाणु में धसे हुए, यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब उसने ये दो बातें यहाँ पे इसके अंदर बताई। अब एक बात और उसने बताई, द मेन पॉइंट्स,
अगर हम यहाँ पे इसकी मेन पॉइंट्स ले लीजिए, थॉमसन ऑफ मॉडल ऑफ एटम, तो उसमें पहला मेन पॉइंट उसने क्या बताया कि जो एटम है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच electrons are embedded inside it। और सेकंड, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका आवेश, मतलब द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर। मतलब अगर सरल भाषा में यहाँ पे करें कि इलेक्ट्रॉन एक है, दो है, जितना भी है, इलेक्ट्रॉन के कारण जितना भी नेगेटिव चार्ज आया, द टोटल नेगेटिव चार्ज, इट इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो कुछ हुई नहीं थी। इस तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, तो एटम इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरीके से उसने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो प्रूव कर दिया, लेकिन ये जो मॉडल है ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। अब हिंदी मीडियम वाले इन्हीं पॉइंट को दोबारा यहाँ पे इसके अंदर करेंगे कि अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि जो परमाणु है, परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। दूसरा, परमाणु में धन आवेश का कुल परिमाण, परिमाण का मतलब मेजर, जितना भी होगा, ऋण आवेश के कुल परिमाण के बराबर होता है। इसीलिए जो परमाणु है, परमाणु क्या होता है, इसी कारण परमाणु उदासीन, परमाणु क्या होता है, उदासीन। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु उदासीन होता है। तो ये हमने अभी इसके अंदर पढ़ा आज केवल डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज एंड कैनाल रेज एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। पूरा का पूरा यहाँ पे इसके अंदर वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट 1 by 1 स्टेप करके बताया गया है। ठीक है, हैव ए नाइस डे।